Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter wave optics. और स्लाइड देख के आपको समझ में आ गया है कि आज का लेक्चर मतलब है हमारा टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर. ठीक है, सो न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर में हम लोगों को न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन ये यहां पर दिया गया है. क्वेश्चन क्या है? The wavelength of blue light in air is 4500 angstrom. What is its frequency? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये आपको बतानी है. देखो वेवलेंथ दे रखी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा सवाल है. आप लोग जानते हैं जैसे ई बराबर एच न्यू करो या न्यू बराबर सी बाई लैम्बडा से हम लोग निकाल सकते हैं. तो भैया हम लोग एक काम कर लेते हैं. न्यू बराबर सी बाई लैम्बडा यदि मैं लिख देता हूं, सो न्यू बराबर कितना आएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्बडा है हमारे पास में 4500 एंगस्ट्रॉम. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. तो न्यू विल बी, देखो दो जीरो से इसको काट डाउन -8 और +8 16 हो जाएगा. सो 3 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10⁻16. क्लियर है? ओके चलो. सो अब यहां पर यदि मैं देखता हूं मेरे पास में तो क्या हो जाएगा. कैलकुलेशन करनी है. 3 से काटोगे एक बार और 3 से काटोगे एक और 5 15. सो 1/15 इंटू 10⁻6 ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. या फिर आप इसे लिख सकते हो 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. आगे बस आपको इसको सॉल्व करना है. 15 छिक्की 90, 6 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा वो आपके पास में इसका आंसर आ चुका होगा. ठीक है, क्लियर? और क्या पूछा है? देखो ये तो सिंपल सा सवाल था, ये नहीं भी कराता तो भी आप कर सकते थे. अगला सवाल देखिए क्या है. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर ब्लू लाइट इज 1.55 देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इन ग्लास. ग्लास के अंदर में इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो भैया सिंपल सी बात है. लैम्बडा इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू व्हाट? लैम्बडा इन एयर अपॉन म्यू दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहां पर दे रखा है आपके पास में कितनी है 4500 डिवाइडेड बाई 1.55. सो बेटा देखो यहां पर क्या कर सकते हो आप, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, 155 से डिवाइड करो. 155 से करोगे तो कितना आएगा? ये कटेगा 3 बार, 3 टाइम्स बराबर है ना 300 और 55 55 55. तो 3 तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम आ रहा है ये आंसर. ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आना चाहिए. तो आपके पास में आएगा 2 टाइम्स इसे डिवाइड कर दो तो 29 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और 2 जीरो, तो 2900 एंगस्ट्रॉम के आसपास का इसका आंसर आना चाहिए. देखो मैंने ये रफ कैलकुलेशन से आंसर निकाला है अंदाजे से. कैसे? 155 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 310 और ये 450 है. मतलब जो भी डेटा बच रहा होगा लगभग 9 बार आपका डिवाइड पॉसिबल है यहां पर. सो ये एक आंसर. ये सवाल जो है बस ये जस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप कराने के लिए कि रे ऑप्टिक्स में जो किया हुआ चीजें हैं क्या वो आप उन्हें रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए एक बेसिक सा सवाल था. बाकी सवाल का कोई ऐसा हाई फंडू उद्देश्य नहीं था. ठीक है, चलो ऐसे एक दो सवाल और मैं आपको थोड़े से करा लेता हूं. चलो ठीक है, फटाफट करो इस सवाल को करो और देखो बताओ क्या है. अब इस सवाल में क्या है, अब धीरे धीरे हम लोग अभी लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं. डिटरमाइन द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यूरिंग द पैसेज फ्रॉम एयर टू ग्लास if the refractive index of the glass with respect to air is 1.5 and the frequency of light is this, find the wave number of the light in glass. हालांकि देखो वेव नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है. वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. जो भी आप वेवलेंथ निकालोगे उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, दैट विल बी योर वेव नंबर. तो अब सवाल क्या है, यहां पर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं. डिटरमाइन द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यूरिंग द पैसेज फ्रॉम एयर टू ग्लास. एयर से ग्लास में जब लाइट जा रही है तो वेवलेंथ में कितना चेंज आया है ये आपको बताना है. वास्तविकता में देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही आसान सवाल टाइप के हैं ये, बट क्या है देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन से आपको अटकाते हुए रहते हैं और कुछ नहीं है. जैसे अब मैं मान के चलता हूं एयर में यदि मुझे निकालना है तो लैम्बडा इन एयर बोलो कितना आएगा सी बाई न्यू. क्यों? मैंने अभी देखा था न्यू बराबर सी बाई लैम्बडा पिछले सवाल में, तो लैम्बडा सी बाई न्यू आएगा. तो सी मतलब 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 इंटू 10⁻14.
4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सो लैम्बडा इन एयर का जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 3/4 इंटू ये आएगा 10⁻⁻6 बराबर है क्या। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसमें यदि मैं डेटा को देखता हूं तो लैम्बडा इन एयर विल बी इक्वल्स टू 0.75, क्या ये बात सही है? यस, इंटू 10⁻⁻6, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं, 4 जीरो इसमें ऐड करता हूं तो 4 जीरो यहां पर भी आएंगी। सो लैम्बडा इन एयर जो आएगा वो आएगा 7500 एंगस्ट्रॉम। सर ये एंगस्ट्रॉम डायरेक्टली कहां से आया? तो देखो 10 की पावर 4 जीरोज मैंने यूज करी है, तो 4 जीरोज को यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो -4 यहां करना पड़ेगा। तो -4 का मतलब ये वाला टर्म कितना आएगा? -10, और -10 का मतलब एंगस्ट्रॉम। और 0.75 इंटू 1 के पीछे 4 जीरो, 10 के पीछे 3 जीरो, 10⁻4 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है। तो दिस विल बी 7500। तो भैया लैम्बडा इन एयर निकाल लिया आपने। अच्छा लैम्बडा इन ग्लास कैसे निकालोगे? तो लैम्बडा इन ग्लास को मैं लैम्बडा जी लिख देता हूं, तो लैम्बडा इन एयर अपॉन म्यू निकाल लेता हूं। तो बोलो लैम्बडा इन ग्लास बराबर लैम्बडा इन एयर है आपके पास में 7500 डिवाइडेड बाई म्यू कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है। अब मैं यहां पर देखता हूं तो पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ेगी, 15 × 45, 15 × 4 60, 15 × 5 75। सो बेटा लैम्बडा इन ग्लास जो आएगा वो आएगा आपका 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका लैम्बडा इन ग्लास आ गया, ये आपके पास में लैम्बडा इन एयर अवेलेबल है। तो चेंज कितने का होगा बताओ फटाफट से। चेंज तो आप कहेंगे चेंज जो आएगा वो आएगा 7500 माइनस का 5000 और ये आ गया 2500 एंगस्ट्रॉम, इतने का तो हुआ चेंज। अब सवाल, एक और सवाल इसके अंदर में छिपा हुआ है, उसको देखो क्या है। फाइंड द वेव नंबर ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास के अंदर में वेव नंबर पूछा है, तो भैया उसे हम लोग लैम्बडा बार से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 लैम्बडा इन ग्लास, तो ये कितना आएगा बेटा 1/5000 और एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10। सो बेटा इसका आंसर देखो कितना आएगा 10⁻10 डिवाइडेड बाई 5000। बोलो यस और नो। आपने बोला सही है। अब देखो 3 जीरो तो कट जाएंगे तो ये 7 बचेगा, 7 में एक जीरो और काट लो तो 10, तो 2 इंटू 10⁻6 वेव्स पर मीटर, ऐसा इसका क्या आ जाएगा, या मैं बोलूं 2 इंटू 10⁻6 पर मीटर इसका वेव नंबर आ जाएगा। 2 इंटू 10⁻6 पर मीटर। बोलो इस सवाल में कोई परेशानी? कितने लोगों के ये दोनों सवाल सही हो गए थे? सवाल एकदम भले ही बेसिक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा से आपको बतलाते आया हूं, नीट में जो सवाल पूछे जाने वाले हैं कोई एकदम हाई फंडू सवाल नहीं होने वाले हैं। बस आपको डरना नहीं है, डर गए तो सवाल आपके गलत होंगे। डरोगे नहीं, थोड़ा सवाल को पढ़िए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सवाल आपका बहुत ही इजीली से सॉल्व होगा। कोई ऐसा एकदम बहुत डिफिकल्ट लेवल की चीजें नहीं होती हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐसी ही चीजें होती है। यदि आप सोचोगे कि नहीं मैं तो एकदम हार्ड और डिफिकल्ट लेवल के ही सवालों की प्रैक्टिस करूंगा, तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप डेफिनेटली अपना जो आते हुए सवाल है उनको भी गलत करके आओगे। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ाता हूं आपको। देखो अब ये सवाल आया है थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल आप इसे कह सकते हो। ठीक है, सवाल में क्या दिया गया है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल of incidence 60 degree. Find the ratio of width of the beam in glass to that in air if the refractive index of glass is this. इस सवाल से, ये जो मैं सवाल आपको करवा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हटके नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल वही चीजें हैं जो हमें पता है। लेकिन ध्यान रखना कि इस सवाल को आपको एक तरह से इसका रिजल्ट जैसा बन रहा है ना, जिस तरह से इसका पैटर्न चल रहा है उसको आपको ध्यान रखना है हमेशा हमेशा के लिए। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक पैरेलल लाइट की बीम आ रही है, जबकि रे ऑप्टिक्स में क्या होता था, जब रिफ्रैक्शन पड़ा था तो एक सिंगल लाइट की रे आती थी। यहां पर क्या होने वाला है, एक पैरेलल लाइट की बीम आने वाली है। ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब दिया है मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है 1.5 है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया गया है। तो देखो आपको यदि कुछ भी नहीं मालूम तो सबसे पहले आप इतना जरूर कर सकते हो कि भैया स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, μ1 sin I बराबर μ2 sin R,
और यहां से आप 1 इंटू साइन 60 बराबर म्यू2 है आपका 1.5 इंटू साइन आर। सो साइन 60 को लिखोगे √3/2 बराबर 1.5 इंटू साइन आर। और यहां से देखिए साइन आर जो आएगा वो आएगा बेटा √3 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2 करोगे 3, मतलब 1/√3। और हो ना हो ये वैल्यू डेफिनेटली 0.57 आने वाली है। करके देख लो ये कितना आएगा। इसको यदि आप देखोगे यहां पर तो बेटा आपको मिल रहा है साइन आर बराबर 1 डिवाइडेड बाई 1.732। यस और नो भाई, √3 की वैल्यू यही होती है। अब 1.732 को यदि आपको सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है बोलो, आप इसे क्या करोगे बताओ फटाफट से। आप लिखोगे इसे एक 1 2 3 जीरो लगाओगे और ये आपका 1732 हो जाएगा। सही है। अब मैं एक जीरो और बढ़ा लेता हूं और यहां पर मैं पॉइंट बढ़ा लेता हूं। ठीक है, तो 17 की टेबल लो, 17 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85 और 17 छिकी 102। 17 की टेबल सही बोल रहा हूं क्या मैं? तो 17 पंजे 85 और उसके बाद में 15 बच रहा है और एक जीरो और आएगी तो 17 17 17 17 सत्ते कितना आ रहा है 119। नहीं मैं गलत कर गया बेटा, हाँ सही है। तो यहां पे कहीं ना कहीं दिस आंसर शुड बी 0.57। यही चीजें होती हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब देखो ये क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में यहां पर आपको साइन 35 की वैल्यू दे रखी है। तो उसने दे रखी है मतलब वो उसने समझ जानबूझ के तो ऐसा तो नहीं होगा कि मन में जो भी आए वो वैल्यूज दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं यूज होती है इसलिए दी जाती हैं। सो इसका मतलब यहां से आपको इतना समझ में आ गया कि आर की जो वैल्यू आ रही है वो 35 डिग्री आ रही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बैठ रहा है 35 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की जब बीम आती है तो क्या होता है। ठीक है, ये लाइट ये आपका मान लीजिए एयर सरफेस है और ये आपकी ग्लास की सरफेस है। अब भैया यहां पर आपको क्या करना है, ये एक पैरेलल लाइट रे यहां पर आती है। ठीक है, सवाल को चाहिए तो एक बार पढ़ लो क्या पूछा गया है। सवाल में क्या पूछा गया पता है, फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द बीम इन ग्लास टू दैट इन एयर। ठीक है, विड्थ इन ग्लास टू विड्थ इन एयर। तो इसका मतलब समझ जाइए क्या हो गया, यहां पर आपको एक रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा और यहां पर आपको एक रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से रिफ्रैक्शन होगा, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, होगा या नहीं होगा देखिए और बताइए। क्या ये सिर्फ बिल्कुल वही चीजें हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यस और नो? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर यदि आपको रिकॉल कर रहा होगा कुछ चीजें तो आप समझ गए होंगे यहां पर मैंने क्या बोला था। विड्थ है, विड्थ है मतलब क्या है, मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। बेसिकली क्या है, दिस इज द विड्थ। ये यदि ए है तो ये आपका बी है। यहां पर इस पॉइंट को हम लोग ए डैश और इस पॉइंट को बी डैश नाम दे देते हैं, याद है कुछ? और यहां पर मैं इस पॉइंट को सी नाम दे देता हूं। ठीक है, अब ये विड्थ हो गई। अब यहां से क्या करेंगे, जब ये आगे बढ़ेगी तो यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, करोगे या नहीं करोगे? तो इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए। दिस विल बी द विड्थ इन रिफ्रैक्टेड मीडियम और ए डैश बी डैश इज द विड्थ इन एयर। ध्यान से सुनिए, मैं जो चीजें बता रहा हूं ये वो कॉन्सेप्ट है जिस पर सीधा सीधा न्यूमेरिकल में आपको करवा रहा हूं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि विड्थ इन एयर क्या है आपकी ए डैश बी डैश है। देखो ये आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं यहां पर कर देता हूं भैया, दिस इज द विड्थ ए डैश और बी डैश। ठीक है, और तो ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी और ये इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, मैंने इसको यहां पर इस प्रकार से लेकर के आ गया।
अब जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। तो ए डैश बी डैश पर मैं किस प्रकार से आगे बढ़ सकता हूं, इसको सोच सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये यहां से आपने परपेंडिकुलर यहां पर डाला है, मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन, बराबर। तो ए डैश बी डैश आपको चाहिए। सो सोचिए यदि ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला सही बात है, यदि ये वाला 90 माइनस आई है, ये वाला 90 माइनस आई होगा, ध्यान से देखिए, तो क्या ये वाला एंगल आपका आई होगा, सोचिए और बोलिए। नहीं तो देखो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर बचा क्या, फिर आप करोगे कैसे, नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया। तो अब यहां पर देखिए ये आई है और आपको ए डैश बी डैश के बारे में बताना है। तो मैं क्या बोलता हूं, यहां पर देखो यदि मैं कॉस आई लिखता हूं, क्यों मेरे दिमाग में आया कि कॉस आई लिखना है, तो उसका एक रीजन तो ये है कि उसने कहीं ना कहीं आपको कॉस आर की, कॉस 35 की वैल्यू दे रखी है जो कि आर है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि कॉस की शायद रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, तो मैं तो ये कहता हूं कि आपने बोल दिया भैया ये है साइन आई, यदि यहां पर लिखना है तो साइन आई क्या लिखोगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान दीजिए आई कौन सा एंगल है, ये वाला, ये 90 माइनस आई है, इस पे ध्यान देना, मैं बता रहा हूं पहले से ही। ओके चलो, तो ये हो गया। अब इस पे यदि मैं करता हूं, कहानी को शॉर्ट करता हूं, तो साइन आई मतलब अपोजिट, मतलब हो जाएगा बी डैश सी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए डैश सी। बी डैश सी किसी काम का ही नहीं है हमारे, है क्या, नहीं है। अच्छा मैं कॉस आई लिखता हूं तो कॉस आई मुझे मिलेगा ए डैश बी, क्योंकि अपोजिट अपॉन सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए डैश सी। तो भैया ए डैश बी तो मेरे सॉरी ए डैश बी डैश तो मेरे काम की चीज है, क्योंकि यही आपकी विड्थ है। ओके ये बात समझ में आ गई। ओके अब दूसरा आपको क्या चाहिए, विड्थ इन ग्लास चाहिए। तो विड्थ इन ग्लास के लिए एक काम करो, पहले इसको पहले खत्म कर लो, तो हमें मिल जाएगा आ, तो यार ये कलर नहीं दिख रहा ना ये तो। ओके ठीक है, नहीं दिख रहा तो हम लाल से लिख लेंगे। हाँ चलो, मैं ये कह रहा था अब आपको क्या चाहिए, सीडी चाहिए। तो सीडी के लिए कैसे सोचोगे, सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो देखो भैया ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। तो इसका मतलब यहां पर जो एंगल आएगा वो आएगा 90 माइनस आर। क्यों, क्योंकि यहां पर तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो दिस शुड बी 90। तो क्या ये वाला एंगल आपका आर आएगा, बिल्कुल सही है। अब यदि ये आर आता है तो आप देखिए फिर से आपके पास में वही समस्या आ गई, कॉस की साइन। तो अब आपको समझ में आ गया, यदि आप कॉस आर लिखते हो तो कॉस आर कितना लिखा जाएगा, एडजासेंट। तो भैया एडजासेंट है आपका सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूस है आपका ए डैश सी। बोलो यस और नो। अब मैं काम करता हूं, मेरे को इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, और फिर मैं यहां पर डिवाइड कर देता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस आई अपॉन कॉस आर बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी होल डिवाइडेड बाई सी डी अपॉन ए डैश सी। सो यहां पर यू आर गेटिंग कॉस आई अपॉन कॉस आर बराबर, देखो ए डैश सी से ए डैश सी तो कटने वाला है, इसको देखिए ए डैश सी से ए डैश सी कटने वाला है, तो आपके पास बच क्या रहा है, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी। अब सवाल के अनुसार आपको क्या चाहिए उसको देखोगे, तो भैया आपको चाहिए सी डी अपॉन ए डैश बी डैश, मतलब कॉस आर अपॉन कॉस आई। कॉस आर का मतलब है कॉस 35 डिग्री अपॉन कॉस आई का मतलब है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई आपको रेशियो किस प्रकार से लेना है। यदि ग्लास मतलब जो भी मीडियम है और उसका पूछा है रेशियो, तो कॉस में लेना है, बस इतना ध्यान रख जाएंगे। क्या, तो कॉस 35 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है जरा देखो, 0.82।
तो आपने लिख दिया 0.82 डिवाइडेड बाय cos 60 मतलब 0.5, जीरो बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, तो यहां पर आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50 एकम 50, 1.32, 320, 5 31, 300 खत्म, 2 जीरो मतलब 5 चौका 20, 1.64 रेशो कितना आया, 1.64। तो देखो ये जो रेशो है वो सी डी अपॉन ए डैश बी डैश का है, मतलब ये विर्थ ज्यादा होगी, ये विर्थ क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस विर्थ। और ये अपने आप डायग्राम में बनते हुए भी नजर आ रहा है। क्या ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार फिर से देखना आप लोग, जरूरी है इसको समझना। समझने में क्या है कि ये देखो यहां पर इस डायग्राम से ही समझिए, या मैं आपको बोलूं यहां पर यदि मैं आपको समझाना चाहता हूं तो मैं सिंपल सी बातें कहूंगा कि भैया देखो ये आपके पास में इस प्रकार से है, और यहां पर एक पैरेलल बीम आई है, ये आपका एयर मीडियम है, ये यहां पर कोई तो भी दूसरा मीडियम है, यहां पर आपको रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पर आपको रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये एंगल आई है, ये ऐसे गया, सिमिलर वे में ये ऐसे गया, ये आई है और ये आर है, ठीक है, ये आर है ना। अब क्या करना है, यहां पर करना कुछ नहीं है, यहां से एक परपेंडिकुलर इधर और यहां से एक परपेंडिकुलर इधर डलेगा, ये आई है तो बेटा ये वाला आई आएगा और ये वाला आर आएगा, ठीक है। इन एंगल्स को समझ गए। अब ये आपकी विड्थ हो गई एयर मीडियम में और ये विड्थ हो गई किस मीडियम में, ये विड्थ हो चुकी है आपकी उस मीडियम के अंदर में, चाहे ग्लास है चाहे कोई भी मीडियम है। इनका रेशियो आपको कैसे निकालना है कि मीडियम अपॉन एयर यदि बोला है तो आपके पास में क्या आया था, मैंने अभी कितना निकाला था, कॉस आर अपॉन कॉस आई, तो ये था कॉस आर अपॉन कॉस आई था, ठीक है। वैसे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है मैं इधर से उधर करते समय इसको गलत कर गया हूं, इसको एक बार चेक जरूर कर लेना, कॉस आर अपॉन कॉस आई वाली टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है। कॉस आर अपॉन कॉस आई मीडियम अपॉन एयर की विड्थ है। क्या ये रिजल्ट आपके दिमाग में छप जाएगा क्या? ये कब किया है मैंने, एयर से मीडियम के लिए। हो सकता है सवाल, देखो ये तो सब एग्जामिनर का खेल है, एग्जामिनर चाहे जैसे सवाल आपके सामने पुटअप कर सकता है, तो क्या आपको डरने की जरूरत है क्या? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से देखिए तो सही सवाल में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे आपको मूव ऑन करना है। यदि कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो फिर क्या है, रायता तो फैलना ही, सवाल तो गलत होना ही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732 इज टू बी यूज्ड एज अ पोलराइजर, व्हाट वुड बी द पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल कितना आएगा ये आपको बतलाना है। तो भैया एक बात बताओ, पोलराइजिंग एंगल की जब मैं बात करता हूं तो किस प्रकार से निकालूंगा, टेन थीटा बराबर आईपी, याद आ रहा है? तो आपके पास में, सॉरी क्या लिख दिया मैंने भी, ओहो मिट जा, हाँ मैं बोल रहा था आई पी बराबर टेन इनवर्स ऑफ म्यू। सो बेटा यहां पर आई पी बराबर आएगा टेन इनवर्स ऑफ 1.732। 1.73 का मतलब क्या है बेटा, 1.73 का मतलब है √3, और टेन थीटा में √3 कब होता है, जब एंगल कितना हो 60 डिग्री। तो आपका पोलराइजिंग एंगल आपको मिल चुका है 60 डिग्री। बोले इस सवाल में क्या था, कुछ नहीं। अगला क्या पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या परेशानी होगी, किसी को हो रही है क्या परेशानी, बताओ फटाफट से। तो आप लिखोगे μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। सो यहां पर होगा क्या, μ1 क्या है 1 इंटू, सही कर रहा होगा, देखो चलो बताओ फटाफट से देख के बताओ, 1 इंटू साइन 60 बराबर μ2 मतलब 3/2 इंटू साइन आर। सो यहां पर साइन 60 लिख दिया, √3/2 बराबर 3/2 इंटू साइन आर। बताओ कितने लोगों ने इस तरह से किया, 2 से 2 कैंसल, साइन आर बराबर √3/3 मतलब 1/√3, और 1/√3 अभी आपने निकाला था 35 डिग्री, ठीक है। तो मतलब आर बराबर 35 डिग्री, ये कितने लोगों ने निकाला है, आर बराबर 35 डिग्री कितने लोगों ने निकाला है, कितने लोगों ने निकाला है?
सही कर रहे हो क्या? सोचो और बोलो। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गलतियों से। चलो एक काम करते हैं, रुको मैं यहां पे बोल रहा हूं, मान के चलो आपने इसको ऐसे किया होता। अच्छा ये मिटेगा कैसे बे? ये तो हमेशा ही छप गया क्या? ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि मान के चलो आपने किया होता जैसे आपने लिखा μ1 साइन आई बराबर का μ2 साइन आर, इस प्रकार से आपने लिख लिया। तो भाई μ1 इस बार आपने मान लो 3/2 लिया और साइन 60 एंगल दिया है, μ2 1 लिया और आप इसे साइन आर लिखते हो, तो आपको क्या मिलेगा? 3/2 इंटू √3/2 बराबर साइन आर। सो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका 3√3 डिवाइडेड बाई 4 बराबर का साइन आर आ रहा है। अच्छा 3√3 यदि मैं करता हूं तो ये कितना आएगा? 1.732 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 3 दूना 6, 3 आम 9, 3 7 21 और 21 और 3 एकम 3 और 2 5, 5.196। बोलो यही आ रहा है ना, 5.196 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास में आ रहा है साइन आर बराबर 5.196 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से आपके पास में साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जा रही है। तो जो किया है आपने उसमें से कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो ये तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि साइन आर की वैल्यू 1 से बड़ी जा रही है और 1 से बड़ा साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। कि हो सकती है? बोलो। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या है? तो फिर इसका मतलब कहीं यहां पर हमसे कोई गलती हुई है क्या? भाई ग्लास आपको दिया गया है, एंगल आपने 60 डिग्री निकाल लिया है। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गलती करी है। ओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही 3/2 लेके चल रहा था मैं। ओके चलो ठीक है, √3/2 1.732 का मतलब है यहां पर √3 से है। ओके मैं यही सोच रहा था ऐसे कैसे मैं यहां पे क्या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके इसको सही कर रहा हूं बेटा मैं। इसको ये √3, इसको ये √3 से √3 कैंसल, तो साइन आर बराबर 1/2, तो आर बराबर 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? चलो ये तो सीधा सीधा ही मिल गया। अब तो ये 30 डिग्री मिला, और जो आपका ये वाला था, जो ये वाला था, तो इसको यदि मैं करता हूं तो क्या आएगा? बोलो फटाफट से। इसमें भी आपको बेटा थोड़ा सा ये करना पड़ेगा भी। चलो इसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आपने लिखा होगा √3 इंटू साइन 60 बराबर 1 इंटू साइन आर। देखो उधर का तो सोच छोड़ दो, तो ये आपने लिख दिया √3 इंटू साइन 60 मतलब √3/2 बराबर का साइन आर। बोलो यस और नो। सो इट विल बिकम 3/2 बराबर साइन आर। तो अगेन वही कहानी यहां पर फिर से फंस रही है जो यहां पर फंस रही थी। हालांकि देखो ये हमारा गलत करने के कारण आया था, लेकिन मैं यहां पर अब आपको ये बता दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1.5 ले लेते। देखो मोस्टली केसेस में क्या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो दिमाग में वही रहता भी है। तो चलो कोई बात नहीं, तो ये यहां पर पॉसिबल नहीं है साइन की वैल्यू 1/2 से 1 से बड़ी लाना। तो ये वो चीजें हैं जिनको मैं यहां पर आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं कि भैया कि किस प्रकार से आप अपने सवालों को एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी रख सकते हो, यदि आपसे गलती से भी कोई सवाल क्या हो जाए, गलत हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलो ये बात यदि आपको समझ में आ गई है तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। चलो भाई सवाल देखिए, पढ़िए और बताइए क्या पूछा गया है। सवाल में बोला गया है द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस between two identical waves arriving at a point is 30. ओके बेटा इट इज नॉट अ 37, इट इज अ 371 लैम्बडा। ठीक है कितना है? 371 लैम्बडा है, 1 रह गया यहां पे। सवाल देखो क्या पूछा गया है, इज द पॉइंट ब्राइट और डार्क। ये जो पॉइंट है वो डार्क है या ब्राइट है? पहला क्वेश्चन तो ये है, फटाफट से आंसर दो, डार्क है या ब्राइट है? क्या लगता है? 371 लैम्बडा दिया गया है। तो यहां पर होने वाला ये है, देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 371 इंटू लैम्बडा
मैं इसे 2 × 371 इंटू लैमडा बाई 2 ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो इट इंप्लाइज, देखो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 4 1 2 3 6 और 1 7, 742 इंटू लैमडा बाई 2। तो ध्यान से देखिए, इट इज अ इवन मल्टीपल ऑफ लैमडा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दिस पॉइंट इज ब्राइट पॉइंट। कैसा है बेटा ये? ब्राइट। इवन मल्टीपल ऑफ लैमडा बाई 2 आया है, मतलब यहां पर ब्राइट पॉइंट मिलेगा। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो सर ऐसे तो कुछ भी लैमडा दे दो हमेशा ही ऐसे आएगा? कहते एग्जामिनर इतने इंटेलिजेंट सी लेवल से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको बराबर वहां पे कहीं ना कहीं आपको फंसा ही देंगे। ठीक है, दूसरा देखो अब क्या बोला गया है इसी के अंदर। दूसरा सवाल है, इफ द पाथ डिफरेंस इज दिस कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। तो देखो ये भी आपका पाथ डिफरेंस है और ये भी आपका पाथ डिफरेंस है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। 0.24 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ बराबर 371 इंटू लैमडा। तो बोलो यहां से लैमडा का आंसर कितना आएगा? 0.24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 371। देखो डिवाइड तो वैसे भी आप नहीं कर पाने, तो मैं क्या करता हूं, देखो पहले तो ये पॉइंट को हटाता हूं और इसे -5 कर लेता हूं, 2 जीरो कर ली, 1 जीरो बढ़ाऊंगा तो 240 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 जीरो और बढ़ा के इसे 7 कर लेता हूं, तो ठीक है। तो ये बच गया आपके पास में 2400 डिवाइडेड बाई 371 इंटू 10⁻⁻⁷ ठीक है। अब इस नंबर से इसमें डिवाइड कर लो, ये 37 है। ओके, और ये 2400 है, तो कितना आंसर आएगा? 37 से करोगे, 37 एकम 37, 37 दूना 74, 74, फिर 37 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 3×9 111। और आगे बढ़ो, तो इस तरह से आपको बढ़ते हुए चलना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको जीरो मान के 0 से 0 काट लेता हूं, तो 240/37 हो गया। अब देखो 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 140 में 70 यदि जोड़ता हूं तो 210 हो गए। कितनी बार गया डिवाइड? 6 बार, 6 बार 210। ओके, और 6 दूना 12 और हैं, तो 210 में 12 जोड़े 220, 222, तो लगभग 6 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो लैम्बडा का आंसर है वो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास का इसका आंसर होना चाहिए। हाँ, अब करेक्ट आंसर आपका निकालने की ड्यूटी है बेटा, इसको आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम में ये तो चाहते हैं कि आप वहां पे उलझो बैठ के, ठीक है। तो डिवीजन को इतनी बड़ी बात भी नहीं है जिसे आप कर नहीं पाओगे। क्लियर है? अभी तक में जो सबसे अच्छा सवाल था आपका वो कौन सा था? जो रिफ्रैक्शन वाला सवाल था वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट पर, जिसे करना था। क्लियर? श्योर? तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन यदि एग्जामिनर ने पूछ लिया तो गलती नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में, अब ये बाइप्रिज्म क्या है इसको मैं थोड़ी देर में अगले 1-2 सवालों के बाद में समझाता हूं, वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी तो इसमें नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। मैं बोला ठीक है भैया कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टू गेट एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ध्यान रखना इन वर्ड्स पर, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या पूछा है। द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 1.3 मिलीमीटर when the screen is moved towards the biprism by 50 centimeter. Find the distance between the two virtual images of the slits. Find the distance between two virtual images of the slits. Okay, तो सवाल को देखिए और सोचिए क्या है। इंटरफेरेंस पैटर्न पर आपको सोचना है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 5200 एंगस्ट्रॉम की एक वेवलेंथ है, वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। आपने बोला ठीक है। अब फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय दिस, तो भैया पहले तो एक बात बताओ, फ्रिंज विड्थ को यदि मैं आपको बता चुका हूं, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, बीटा से रिप्रेजेंट कर दो, या कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दो, जो आपको अच्छा लगे।
तो मान लीजिए मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब यहां पर क्या हो रहा है, फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय दिस, जब क्या हो रहा है, आपका स्क्रीन को मूव किया जा रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली डी चेंज हो रहा है, क्योंकि कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, स्मॉल डी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, लैम्बडा इज द वेवलेंथ। तो भैया मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें x1 यदि मुझे लेना है तो इसे d1 लूंगा, एंड x2 यदि मुझे लेना है तो मैं इसे लैम्बडा कैपिटल D2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी लूंगा। और एज पर द गिवन क्वेश्चन x1 माइनस x2 आपको दे रखा है कितना, 1.3 मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। क्लियर है? तो बताओ यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x1 माइनस का x2 बरा, बार बार वही चीज लिख दी क्या? तो मेरे पास में हो ये रहा है कि ओके, तो मैं लिख देता हूं इसको x1 माइनस x2 मैं लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा दिया है, स्मॉल डी कैलकुलेटर, d1 माइनस d2, ओके सब चीजें हैं। तो देखो अब इसको x1 माइनस x2 और निकालो, एक बार और निकालो बेटा, निकालो। तो आप लिखोगे x1 माइनस x2 का मतलब आएगा लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, और ये आएगा बेटा d1 माइनस का d2। तो देखो यहां पर दो डेटा है, d1 माइनस d2 50 सेंटीमीटर, स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, और एक x1 माइनस x2 ये दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 बराबर लैम्बडा है आपके पास में 5200 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10, d1 माइनस d2 है 50 सेंटीमीटर, अपॉन स्मॉल डी आपको कैलकुलेशन में चाहिए, तो स्मॉल डी विल बी इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा, ये आएगा 5200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। डिवाइड कर सकता हूं क्या मैं यहां पे कहीं? देखो इन्हीं चीजों को तो आपको देखना है और करना क्या है। तो देखो मैं 10 टू द पावर माइनस 3 से यदि काटता हूं तो माइनस 2 कट जाएगा और ये एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, 13 से काटूंगा 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो डी बराबर आ गया 20, उसके पीछे 1 2 3 जीरो, और बेटा 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। तो डी का आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 मीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मिलीमीटर। तो आप समझ चुके हैं ये कैसा, कितना बड़ा स्लिट रहा होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिलीमीटर में बेटा इसका आंसर निकल रहा है। एक बार क्रॉस चेक करें क्या हम लोग इसमें, कहीं कोई ऐसा तो डेटा नहीं है जहां पर हम लोग जल्दबाजी में कुछ और डेटा कराए हों। जैसे 5200 इंटू 10 पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम का सही है, 50 सेंटीमीटर है वो सही है, 1.3 मिलीमीटर है वो भी सही है। ओके, तो भैया जब मैंने काटना चालू किया होगा, ओके एक जीरो की मैंने यहाँ पे गलती करी, 2 जीरो की गलती करी है बेसिकली। कई लोग बोलोगे सर 2 जीरो की आपको कैसे पता लगा, एक की तो हमें दिख गई। देखो क्या है, मैंने -1 से जब एक जीरो को काटा होगा ना, तो बेसिकली क्या किया होगा कि ये -2 नहीं +2 जीरो होनी चाहिए, तो +2 जीरो होंगी तो मतलब 2 जीरो और बढ़ेंगी, तो इट शुड बी -4, ठीक है। तो इसका मतलब है आंसर जो आपका आएगा वो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, मतलब 0.2 मिलीमीटर आएगा, ठीक है। बस एक सवाल में करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल किस बेसिस पर था, यदि आपको इंटरफेरेंस का फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। चलो एक और सवाल करते हैं इसी पैटर्न पर बेस। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। देखो ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लिखा है, उसको थोड़ी देर में समझा देता हूं। इज 0.32 mm when red light of wavelength 6400 angstrom is used. By how much will this distance change if blue light of wavelength 48000 angstrom is used with the
सेम सेटिंग के साथ में। तो भैया देखो, पहले हम लोग फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं रेड के लिए, फिर निकाल लेते हैं ब्लू के लिए, और दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस। खत्म कहानी। यही तो सवाल में पूछा है। सवाल में कि बाय हाउ मच विल दिस डिस्टेंस चेंज इफ ब्लू लाइट यूज। तो भैया पहले की बात बताओ, यदि मैं रेड लाइट के लिए बात कर रहा हूं तो एक्स आर जो आएगा वो आएगा लैम्बडा, मतलब 6400 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बराबर एंगस्ट्रॉम में है। और ब्लू लाइट के लिए यदि मैं यूज करूंगा तो ये आएगा कितना, 4800 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सो भैया यहां पर देख लो कितना आएगा, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो तो एक्स आर अपॉन एक्स बी ये आएगा, डी से डी कटेगा, कैपिटल डी से कैपिटल डी कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, तो बेटा एक्स आर अपॉन एक्स बी जो आएगा 64 डिवाइडेड बाई 48, मतलब 4/3 यहां पर आपको मिलेगा। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? अरे सेलेक्ट हो जा। ओके अब एज पर द डेटा, यहां पर एक पॉइंट दिया था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज 0.32 mm। क्या इसका मतलब यहां पर ये जो है ये आपका डिफरेंस ही है? कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड के बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, वो फ्रिंज विड्थ ही है। और यहां से भी आप फ्रिंज विड्थ ही निकाल रहे हो, रेशियो निकाल के आप बेसिकली यहां से तो बस डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यस और नो। तो आपने बोला सर बात तो हमको समझ में आ रही है। अच्छा ये जो है ये किसके लिए है, रेड के लिए है। तो यहां से हम ब्लू के लिए निकाल सकते हैं, कैसे कि भैया एक्स आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.32 mm अपॉन एक्स बी बराबर 4/3। तो यहां से देखो एक्स बी कितना आएगा, तो एक्स बी आएगा कितना, 3/4 इंटू 0.32, तो 4 8 32 8 या 24, तो एक्स बी का आंसर आ गया बेटा 0.24 मिलीमीटर। बोलो यस और नो। अब सवाल क्या पूछा गया है? सवाल ये नहीं पूछा है कि ब्लू की कितनी आ रही है फ्रिंज, ये पूछा गया कितने से चेंज हो जा रही है। तो चेंज का मतलब क्या करना है आपको, बोलो चेंज का मतलब क्या है, टेक द डिफरेंस। सो योर आंसर विल बी डेल्टा एक्स बराबर 32 में से 24 गए। अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ, 0.32 माइनस 0.24, 32 में से गए 24, 6 और 2 8, सो दिस विल बी 0.08 मिलीमीटर। 0.08 मिलीमीटर। इस जीरो का ध्यान रखना मत भूलना, नहीं तो बेटा यहां पर गड़बड़ी आपकी बहुत तगड़ी वाली हो सकती है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर हैं? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5100 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ नैरो स्लिट इंसिडेंट ऑन अ डबल स्लिट। क्या हो रहा है, एक वेवलेंथ दे रखी है लाइट की, वो हम लोगों ने क्या किया है, डबल स्लिट पर हम लोगों ने उसे नैरो स्लिट इंसिडेंट ऑन अ डबल, फ्रॉम अ नैरो स्लिट इंसिडेंट ऑन अ डबल स्लिट, मतलब वाईडीएससी हो रहा है, ठीक है। इफ द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द स्लिट सेपरेशन। देखो समझ में आया, स्लिट सेपरेशन यहां पर पूछा गया, मतलब स्मॉल डी पूछा है। ओके कैपिटल डी आपको ये दे रखा है डायरेक्टली 2 मीटर। अब यहां पर एक पॉइंट और देखो, 10 फ्रिंजेस 2 सेंटीमीटर में बन रही हैं, तो एक फ्रिंज कितने में बनेगी भाई, 10 फ्रिंजेस बन रही हैं 2 सेंटीमीटर में, तो एक फ्रिंज बनेगी 2/10, मतलब 0.2 सेंटीमीटर में। तो ये आपको क्या दे रखा है, एक्स या बीटा, जो भी आपको मानना है। अब एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स का फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहां पे पूछा क्या है, स्मॉल डी पूछा है, तो स्मॉल डी लिख दीजिए, कितना आएगा, स्मॉल डी बराबर लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन एक्स। लैम्बडा कितना है 5100 एंगस्ट्रॉम, और ये विड्थ कितनी आ रही है, एक्स 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 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 और सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे
10 टू द पावर -2 से काटोगे -8 बार, 3 जीरो काट लो, माइनस का 5, 2 से 2, तो d बराबर आ रहा है 51 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। 51 इंटू 10 पावर -5 मीटर आ रहा है। जनरली आपको देखोगे तो इनके जो आंसर होते हैं वो मिलीमीटर वगैरह में होते हैं, तो 2 जीरो पहले कम करो तो 0.15 हो जाए, 0.51 हो जाएगा, और -3 को मिलीमीटर, सो दिस कैन बी रिटन है 0.51 मिलीमीटर। ये हम लोग बेटा यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर, श्योर। चलो आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। देखो फिर से यहां पर एक बाई प्रिज्म का सवाल आया है। अब इस बाई प्रिज्म के सवाल को जरा पढ़िए एक बार, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं। क्यों मैं इतनी देर से नहीं बता रहा था, क्योंकि इतनी देर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सवाल में क्या लिखा है, लेकिन यहां से फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इन बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 48000 एंगस्ट्रॉम। एक हम लोगों ने क्या किया, बाई प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट को इल्यूमिनेट किया है जिसकी वेवलेंथ इतनी दे रखी है। The distance between the slit and biprism is this 20 centimeter, and the distance between the biprism and eyepiece is 80 centimeter. अब यहां पर परेशानी ये हो रही कि ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये वाईडीएसई में ही चल रहा है एक तरह से। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास में होता है यहां पर एक सोर्स, ठीक है, इसके जस्ट सामने होती है एक स्लिट होती है, ठीक है। ये एक ऐसे मान लीजिए ऑप्टिकल बेंच जैसा स्ट्रक्चर होता है जो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, जो लगभग क्या होती है 1.5 मीटर लंबी होती है। यहां पर आपके पास में स्लिट होती है, इसके साथ में यहां पर ये एक बाई प्रिज्म लगा होता है। ये इस प्रकार से यहां पर एक बाई प्रिज्म लगा होता है, जिसे मान लीजिए बी है। फिर यहां पर एक लेंस रखा होता है, यहां पर क्या रखा होता है, लेंस रखा होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऐसे लग रहा होगा कि मैंने प्लानो कॉन्वेक्स, एक काम करता हूं थोड़ा अच्छा बना लेता हूं, क्या दिक्कत है। ऐसे क्या, जब ऐसा टेढ़ा बनाते हैं तो दिक्कत होती है, सामने से सही बनते हैं, ठीक है। इसके पश्चात ये आपका लेंस हो गया, और यहां पर कहीं एक आई पीस होता है जो ई मान लीजिए, इसमें से इसको देखा जाता है। तो भैया ये सोर्स, सॉरी, ये जो स्लिट मैंने यहां रखा है उसको यहां लिख लीजिए भले ही। ये है आपकी स्लिट एस, और ये है आपका सोर्स, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। इसमें एक लगभग 1.5 मीटर लंबी एक ऑप्टिकल बेंच होती है जिस पर ये अरेंजमेंट किया रहता है, और ये बायोप्रिज्म को हम लोग रोटेट कर सकते हैं, लेंस को और इनके बीच के डिस्टेंसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बायोप्रिज्म और जो स्लिट है वो बहुत ही पास पास में होते हैं, इसको रोटेट करते हैं, और ये तब तक करते हैं रोटेट जब तक कि ये पैरेलल ना हो जाए स्लिट के, ठीक है। और जैसे ही पैरेलल हो जाता है तो उस समय हमें क्या होता है कि यहां पर आई पीस में हमें जब देखते हैं तो हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। यस और नो। सो जब when the refracting edge of the biprism becomes exactly parallel to the slit, then we observe a क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस पैटर्न विच इज सीन इन द आई पीस। तो बेसिकली क्या है, ये एक तरह से स्क्रीन का काम कर रही है जहां पर हमें इसको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, और जो फॉर्मूला है वो वही फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए पहले से पढ़े हुए हैं। क्या इसमें कोई परेशानी है, यस और नो? ओके, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं और सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो in a biprism experiment the slit is illuminated by a light of wavelength 4800 angstrom. The distance between the slit and the biprism is 20 centimeter, and the distance between the biprism and the eyepiece is 80 centimeter. इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया, जो कैपिटल डी है वो आपका 20 प्लस का 80, मतलब ये हो गया 100 सेंटीमीटर सोर्स से स्क्रीन की डिस्टेंस। अब जब यदि मैं ये नहीं अब देखो इतनी देर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां पे जरूरी था ये बताना। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज इज 0.30 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां पर आपको स्मॉल डी दे रखा है 0.30 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट बैंड ऑन वन साइड
ऑफ द सेंट्रल बैंड एंड फिफ्थ डार्क बैंड ऑन द अदर साइड। इस बात को ध्यान रखना, डार्क बैंड में और इसमें एक डार्क बैंड जो है वो दूसरी साइड में है और ब्राइट बैंड है वो दूसरी साइड में है। बात समझ में आ रही है, अलग अलग साइड्स में है। तो ब्राइट बैंड यदि मुझे लिखना है, पांचवा ब्राइट बैंड की यदि मैं बात करता हूं तो बताओ पांचवा ब्राइट बैंड कहां बनेगा। तो मैं लिख देता हूं x5 ब्राइट, तो मैं लिखूंगा 5 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बराबर है ये यहां बनेगा। और पांचवा डार्क बैंड यदि आपको चाहिए तो मैं लूंगा x पांचवा डार्क बैंड, और ये कितना आएगा 2m-1 करते हैं यदि आपको याद हो तो 2m-1 अपॉन इंटू लैम्बडा अपॉन 2d, 5 दूना 10 में से एक गए 9, 9/2, तो बेटा ये आएगा 9 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2d। यस और नो। अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पर इसको मैं स्क्रीन पर यदि मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो मान लीजिए ये है आपका, यहां पर है सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पर क्या है सेंट्रल मैक्सिमा है। अब इसमें पूछ एज पर द गिवन कंडीशन मैंने मान लिया ऊपर है आपका ब्राइट और नीचे है आपका डार्क, ठीक है। तो भैया ये मैंने क्या निकाली है, ये पोजीशन निकाली है फिफ्थ ब्राइट बैंड की, और ये मैंने निकाली है डार्क बैंड की पोजीशन, बराबर है। तो आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं। तो मतलब मुझे इन दोनों के बीच की यदि दूरी निकालनी है तो मैं मान लेता हूं ये दूरी है y, तो y क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन, बराबर। तो 19/2, दोनों को ऐड कर लो, 5 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन डी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया तो 10, और ये 9 पहले से, तो 10 प्लस का 9 मतलब कितना हो जाएगा 19 लैम्बडा बाई 2, 19 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d। बोलो कितना आएगा, 19 इंटू लैम्बडा कितना है, सवाल में ढूंढो लैम्बडा कितना है। कई बार देखो क्या होता है ना, मैं स्क्रीन के इतने पास होता हूं तो मुझे कई बार दिखती नहीं है चीजें। ये रहा 4800 एंगस्ट्रॉम मतलब मीटर, कैपिटल डी आपका 100 सेंटीमीटर है मतलब 1, 2 इंटू स्मॉल डी कितना है 0.30, 0.30 सेंटीमीटर है मतलब मीटर, कर लिया। अब क्या करना है कैलकुलेशन। अब देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में बेटा 2 जीरो और बढ़ाओगे, है ना। इस पॉइंट इसको हटाओगे तो ऊपर में 2 जीरो और बढ़ाओगे, ठीक है। अब यहां पर देखो 1 जीरो से 1 जीरो को आप काट लो पहले, है ना। 3 गुना हो जाएगा ये 6 और 6 8 आ जाएगा 48, सही है। अब यहां पर जीरो कितनी कटेंगे, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 जीरो यहां पर कट गई। तो ये जो y आ रहा है वो आ रहा है 19 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब 19 की टेबल आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आती है तो क्या करो 190 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर लो। टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो 190 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको बचेगा 152। तो 152 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, मतलब यू विल बी राइटिंग 1.52 इंटू 10⁻3 मीटर, मतलब 1.52 मिलीमीटर। क्लियर है, क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये सवाल देखो अभी तक इंटरफेरेंस पे ही सवाल चल रहे थे, डिफ्रैक्शन पर अभी तक हमारे सामने कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन यकीन मानिए अगला सवाल डेफिनेटली डिफ्रैक्शन पे ही होना चाहिए। In Fraunhofer diffraction, due to the narrow slit, a screen is placed 2 meter away from the lens to obtain the pattern। ठीक है, सवाल की पहली लाइन खुद से बता रही है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का यूज करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द स्लिट विड्थ इज 0.2 मिलीमीटर एंड द फर्स्ट मिनिमा lies 5 millimeter on either side of the central maxima, find the wavelength of the light used। ये आपके सामने सवाल है। अब एक तो ये तरीका है कि आप इसको रिकॉल करो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम लोग किस प्रकार से करते थे। तो भैया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जब हम लोग करते थे तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट मिनिमा की जब बात करते हैं, आपको याद होगा a sin थीटा
बराबर लैम्डा, और थीटा छोटा है तो थीटा कैन बी रिटन एज लैम्डा अपॉन ये ए या डी जो भी लिया होगा आपने। और उसके बाद में हम लोग यहां पर ये वाला डायग्राम बनाते थे, ये एक्स और ये कैपिटल डी, ये वाला एंगल थीटा, तो यहां पर लिख देते थे साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन कैपिटल डी, दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको क्या मिलता था, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी बराबर x अपॉन कैपिटल डी। सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू x इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो लैम्डा का आंसर x क्या है, 5 मिलीमीटर, तो आपने लिखा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। डी क्या है, स्लिट की डिस्टेंस, स्लिट की विड्थ 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब अगेन 10 टू द पावर -3 अपॉन कैपिटल डी क्या है 2 मीटर, तो भैया ये आएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो पॉइंट हटाओगे तो एक नीचे जीरो बढ़ाओगे, मतलब इसको ऊपर में ही 10 टू द पावर -1 ले लो, 2 से 2 काट लो, तो कितना आएगा, लैम्डा का आंसर आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। सर डायरेक्ट कैसे आ गया, देखो 3 जीरो ये हो गई, 3 जीरो ये हो गई 6, और 1 जीरो ये हो गई 7, -7, 3 जीरो मैंने और बढ़ा दी तो 10 टू द पावर -10, तो 5000 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। क्लियर। देखो मैंने क्या बोला, या तो आपको ये चीजें याद है या आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है, तो जैसा भी आपको याद है उस बेसिस पर, क्योंकि मिनिमा जो निकालोगे तो x बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ऐसे कर लो, कैसे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट याद है, फॉर्मूला याद है, क्या याद है, सोचो क्या आपको आता है, उस बेसिस पर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। पर कुछ तो आता हो, यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर क्या आएगा, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। इज इट क्लियर टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ टेलीस्कोप, सवाल को पढ़िए, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ टेलीस्कोप 3 सेंटीमीटर इन डायामीटर हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप दिया है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर यहां पर आपको दे रखी है, मतलब ठीक है चलो। What angular separation must two distant point objects have to satisfy Rayleigh criteria? Rayleigh criteria को satisfy करने के लिए दोनों पॉइंट के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो कितना होना चाहिए। तो आपको इसका फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ कुछ, एंगुलर सेपरेशन थीटा बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अब देखो जिनको ये फॉर्मूला याद आ रहा है फिर उनको तो कोई परेशानी है नहीं, जिनको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा वो क्या करें बताओ, सवाल को देख के वैसे छोड़ना है उनको, तो क्यों, फॉर्मूला याद है ही नहीं। तो मैं वही बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको इसको ये भी समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूले भी आपको आने ही चाहिए। तो बोलो थीटा बराबर 1.22 इंटू लैम्डा, लैम्डा नहीं दिया क्या, अज्यूम लैम्डा बराबर 5500 एंगस्ट्रॉम दिया है, एंगस्ट्रॉम अपॉन स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी रहता है आपका स्लिट के बीच की दूरी, है ना। अब यहां पर ये अपर्चर से काम चलाएंगे, तो यहां पर डायमीटर, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ टेलीस्कोप 3 सेंटीमीटर डायमीटर हैज फोकल लेंथ दिस, तो इसकी डायमीटर, तो टेलीस्कोप में वो लेंस की डायमीटर यहां पर काम आ जाएगी, तो आप इसे लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर मतलब -2। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। और ये जो आंसर आएगा कितना आएगा बताओ, डिवाइड करके देख लो यार। अब क्या करेंगे इसमें, अब पॉइंट हटाओगे तो ये कट जाएगा क्योंकि 2 जीरो बढ़ेंगी, 3 से काट 2 2 4 और 1 5 हो रहा है, नहीं तो 3 से कटता मान के लो, अब देखो 3 से काट भी लोगे तो 3 से काटोगे 4 बार, 40 मान लो, खत्म करो कहानी, और 41 मान लो यार, ठीक है 41 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 2 जीरो काटोगे तो ये -8 आएगा। अब 41 इंटू 55 करोगे तो 55 2255 इंटू 10 टू द पावर -8, ये रेडियन का आंसर है। तो बेटा आपका थीटा जो आएगा वो आएगा कितना, 2.255 इंटू 10 टू द पावर -5
रेडियन। लो भाई, ये डेटा आ गया। बोलो क्या परेशानी हुई इस सवाल में? यहां तक तो कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए थी। अरे सेलेक्ट हो जा। हाउ फार अपार्ट आर द सेंटर्स ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इन द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस? बताओ क्या पूछा है इसने। देखो, जब तक आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे सवाल में पूछा क्या है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो भैया आपसे पूछा गया है, जैसे ये आपका सेंट्रल पॉइंट है और ये सेंट्रल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस यहां पर निकल के आ रही है। तो ये तो x होती है ना। तो x बराबर कैसे लिखेंगे? तो याद करो, मैंने आपको सिखाया था, ऐसे कंसीडर कर लीजिए ये थीटा है और ये आपका x है। अब टेलीस्कोप है, मतलब इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग या तो कैपिटल डी ले लो या फिर इसे फोकल लेंथ f के बराबर ले लो। अब एज पर द गिवन क्वेश्चन फोकल लेंथ गिवन है, तो आप लिख सकते हो थीटा बराबर x अपॉन एफ। तो भैया आपको x निकालना, ये आएगा f इंटू थीटा। तो भैया x बराबर फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दे रखा है? ये अभी आपने निकाला है 2.255 इंटू 10⁻⁻⁵ रेडियन। क्लियर है? अब इस डेटा को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। क्या करना है? जीरोज का एडजस्टमेंट करना है बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्या कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात? -5 तो यही मिल रहे हैं, है ना। और जीरोज को एडजस्ट कर लो, -7 हो गई, -7 तो, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4500 एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा। क्यों? 2255 इंटू 2 करो, कितना आएगा? 0054 4500 बना लोगे, 3 जीरो यहां से निकालो, 2 जीरो यहां से निकालो, खत्म हो गई कहानी। तो 44500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 44500 एंगस्ट्रॉम, 45,000 एंगस्ट्रॉम यहां पर आंसर मेरे पास में आएगा। कैलकुलेशन का खेल है बस पूरा बेटा। यदि आप जीरोज को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो यहां पर देख लीजिए एक बार, आपके पास में लिखा है 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू, वो कितना आया था? 2.255 इंटू 10⁻⁻⁵ बोलो सही है? मेडिकल के बच्चों के साथ में यही होता है, बस ये जीरोज को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये आएगा 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2255 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻5। अब तो समझ में आया ये -3 कहां से आया? ये पॉइंट हटा के यहां पर एडजस्ट किया है। तो अब देखो, ये 2 और ये 3, 5 और 5 10, बोलो यस और नो। तो इसको लिख दिया मैंने डायरेक्टली 20 इंटू 2255 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो क्या होगा, ये जीरो एज इट इज, 2 पंजे 10 जीरो, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 1, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूना 4, तो 45,100। और ये आएगा बेटा एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम कहां से हो गया? 10⁻⁻10 मीटर का मतलब एंगस्ट्रॉम। लो भैया, ये ऐसे कर लो सवाल। कौन सी बड़ी आफत आने वाली है? कोई बड़ी आफत नहीं आएगी। कैलकुलेशंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका काम यहां पर बनेगा। इज इट क्लियर टू यू? अगले सवाल पे चलता हूं। लो भाई, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 4300 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट 30 डिग्री। सवाल को जरा ध्यान से देखिए। 4300 एंगस्ट्रॉम की क्या दे रखी है? वेवलेंथ दे रखी है, मतलब आपको लैम्बडा दे रखा है, मतलब ठीक है। एक स्लिट पर गिर रही है जिसकी विड्थ दे रखी है बेटा ए, और यहां पर बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट 30 डिग्री। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 4300 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट 30 डिग्री। ये एंगल वेंगल का खेल कहां पर खेला था? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो? ओ, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिफ्रैक्शन में खेला था। और जब डिफ्रैक्शन में खेला था, तो जब आपको ये चाहिए, मैक्सिमा चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया मैक्सिमा तब बनेगा जब आपका साइन थीटा जो आएगा वो क्या बनेगा?
लैम्बडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। भाई इसे डी साइन थीटा शुड बी लैम्बडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। मैंने ये कंडीशन लगा दी, बराबर। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट मैक्सिमम, मतलब एन की जगह 1 रखो, 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 3, तो इट विल बिकम 3 लैम्बडा अपॉन 2d। बोलो यस और नो। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो डी का आंसर आएगा 3 लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा। कंडीशन ध्यान दो, डी साइन थीटा फर्स्ट मैक्सिमा है, तो मैं तो मैक्सिमा के लिए लगाता हूं, तो मैक्सिमा क्या होना, डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल लगा दिया, डिफ्रैक्शन में कर रहे हैं हम लोग यहां पे। तो ये सवाल सॉल्व किया, ये मेरे पास आंसर आएगा। तो बोलो डी बराबर आएगा 3 इंटू लैम्बडा मतलब 4300 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 30, एंगल भी दे दिया है ना। तो d बराबर बोलो कितना आएगा, साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो यहां पर देख लो 3 आम 3 9, 3 चौक 12। अच्छा एंगस्ट्रॉम का -10 होता है, मैंने यहां पर ये ऐसे लिख दिया, लगा लो भाई, ऐसा आंसर आएगा। या 12,900 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूं मैं, यदि आप नहीं लिख रहे तो d बराबर कैन बी रिटन एज 12,900 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि पहले किसी को नहीं मालूम कि आंसर क्या आएगा। सर ये जो आपने बताया, यदि ये नहीं आता था तो क्या मैं सवाल कर पाता था? बिल्कुल नहीं कर पाते थे। क्यों? यही तो वो चीजें हैं जो आपने डिफ्रैक्शन में प्रीवियस लेक्चर में सीखी हैं। अब देखो प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं यहां पर, तो मतलब आपको और सीरियसली पढ़ने की जरूरत है। अच्छा वहां पे यदि आपको याद हो फ्रॉन अपर रिफ्रैक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर और बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, फॉर्मूला एक जैसा ही है, बस वही फॉर्मूला आपका आगे बढ़ता 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 चला जाता है और कुछ भी नहीं है उसमें। है क्या कुछ? कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लो भाई एक सवाल और आ गया, सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम is used to view an object under a microscope। माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, कौन सा कॉन्सेप्ट है याद होना चाहिए। द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 0.12, फाइंड द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला बताओ। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे क्या, और उसका फॉर्मूला कितना आ रहा है, डी बराबर लैम्बडा अपॉन 2 टाइम्स न्यूमेरिकल अपर्चर। d बराबर लैम्बडा अपॉन 2 टाइम्स न्यूमेरिकल अपर्चर। याद है या नहीं याद है? सर एक बात बताओ कि हम लोगों ने जो ये लिखा है 2 टाइम्स न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर तो आपका म्यू साइन अल्फा था। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या था? म्यू साइन अल्फा था। अब इसमें हमारे पास में परेशानी है कि जो हमारे फॉर्मूले हैं उनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार 1.22 लग रहा है, कई बार नहीं लग रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कैसे कर रहे थे? तो ये वहां पर बोला गया था, एक वर्ड बोला गया था आबे, जो आया था उसके हिसाब से जस्ट रिजॉल्व आएगा तो 1.22 हट जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा, वहां पर साइन थीटा, वहां पर कंडीशन हम लोगों ने लगाई थी। और फिर हम लोगों ने वहां पर एक चीज और बोली थी, यदि मीडियम के अंदर में रखा है तो म्यू साइन अल्फा, और उसको हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर के बेसिस पर यूज करते हैं। तो बेसिक सी बात थी कि ये न्यूमेरिकल अपर्चर यदि डाल के दिया है, मतलब मेरे दिमाग में होना ही चाहिए था कि भैया 1.22 वाला तो मेरे को बताया ही नहीं था न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए, वो तो सिर्फ मैंने वहीं पे सिखाया था, है ना। जब उसको मीडियम में डाला तो उसके न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, यस और नो। तो म्यू साइन अल्फा, तो ये आ गया। तो अब यहां पर देख लीजिए अब क्या डेटा नहीं गिवन है और क्या दिया है। सब तो दिया ही रहता है जनरली। तो लैम्बडा है 5890 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2 इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर है 0.12। सॉल्व इट एंड गेट द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। गेट द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना आएगा, 12 दूना 24, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 10 0 109, 24 48, 24 96, मतलब कटना काटना पीटना थोड़ा सा तो टेढ़ा काम है अभी। चलो पॉइंट हटा लो और 2 जीरो बढ़ा लो,
12 दूना 24, 24 का इसमें डिवाइड करेंगे, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 10 9 109, 24 चौका 96। ठीक है, तो 109 96 9 और 4 13, 130 बच गए, 130 यदि बचे हैं तो 24 चौका 96, 24 पंजे 120। ठीक है, तो 245 समथिंग यहां पर आंसर आ रहा है। और ये और चीजें बची हैं, तो 245 इंटू, मैंने देखो इसको लिया है तो ये 10 टू द पावर माइनस का 8 यहां पर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में आंसर आ रहा है। क्लियर, 245 इंटू 10 पावर माइनस 8। अब आपसे क्या पूछा गया है, रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। सो रिजॉल्विंग पावर मतलब 1 बाई डी, तो रिजॉल्विंग पावर आएगी 1 डिवाइडेड बाई 245 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। क्लियर, तो रिजॉल्विंग पावर जो आएगा 10 टू द पावर माइनस 8 को ऊपर लेके जाओगे तो मैं इसे 1000 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 245 ले लेता हूं। यदि मैं इसको 250 मान लेता हूं तो आंसर विल बी लाइक 4 के पीछे 1 2 3 4 और 5 जीरो। ठीक है, दैट इज योर रिजॉल्विंग पावर पर मीटर। ये किस में आंसर आता है, पर मीटर में आंसर आता है, यदि आपको याद हो तो। क्यों, क्योंकि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का आंसर मीटर में आता है। क्लियर है, ये मीटर में, वो पर मीटर में। मैं तो आपको एक बात और बता दूं, आधे लोगों के सवाल तो यदि मैं ये सेम डेटा भी दे दूं ना, और वह मीटर और पर मीटर, तो उनको ये भी याद नहीं आएगा कि किसकी लिमिट, सॉरी किसकी यूनिट क्या थी, किसमें पर यूनिट क्या, किसमें ये करना था, क्या बोलते हैं, पर मीटर लगाना था और किसमें मीटर लगाना था, ये तक याद नहीं आएगा। और ये फैक्ट है बेटा। एक सवाल और करते हैं ताकि हम लोग अपने कह सकें कि लगभग हमने 10 सवाल कर लिए हैं। देखो सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए, सवाल को नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। When one of the slit is in Young's experiment is covered with a transparent sheet of thickness, the central fringe shift to a position originally occupied by the 30th bright fringe. Lambda this, find the refractive index of the sheet. सवाल में याद कीजिए, यदि आपको पता हो तो जो फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था, फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था आपके पास में कैपिटल डी म्यू माइनस 1 टी अपॉन स्मॉल डी, बराबर है। तो ये हो रहा है फ्रिंज शिफ्ट कब, जब हम लोगों ने एक प्लेट को रखा है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल क्या हो रहा है कि जब यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक स्लिट को किससे कवर कर दिया, इस वाली से, इतनी थिकनेस वाले मीडियम से, तो भैया जो सेंट्रल शिफ्ट है वो शिफ्ट हो जाती है किस पोजीशन पर, जहां पर पहले 30th ब्राइट फ्रिंज थी। तो इसका मतलब शिफ्ट होने के बाद में ये जो डेटा आया है वो 30th ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन थी उसके बराबर होगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, पोजीशन ऑफ 30th ब्राइट फ्रिंज जो आई होगी, जिसे मैं लिखूंगा कितना, x30, क्या ये x30 इज इक्वल टू फ्रिंज शिफ्ट, बोलो क्या ये फ्रिंज शिफ्ट के बराबर है, यस और नो। तो फ्रिंज शिफ्ट हमारा होता है डी म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी, और x30 कैसे निकालोगे, तो भैया ये ब्राइट है या डार्क है, तो बेटा ये है ब्राइट, तो ब्राइट में क्या होता है, एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो आप लिखना है 30th ब्राइट फ्रिंज बराबर कैपिटल डी म्यू माइनस का 1 टी अपॉन स्मॉल डी, कैंसलेशन करो, डी से डी, डी कैपिटल डी से कैपिटल डी, ओके। सो यहां पर अब जो बचा है इसे सॉल्व कर लीजिए। तो बेटा यहां पर आपको निकालना क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू टी है, तो इसको सॉल्व कर लूं क्या मैं पहले, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर 30 लैम्बडा। मैं तो बोलूंगा ब्राइट फ्रिंज के लिए याद ही रख लो इसको एन लैम्बडा करके, ठीक है, मैं करवा देता हूं, इसको एन ले लेता हूं मैं, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज में जब शिफ्टिंग करते हैं तो म्यू माइनस 1 बराबर एन लैम्बडा अपॉन टी, तो म्यू का फॉर्मूला बन सकता है एन लैम्बडा अपॉन टी प्लस का 1,
कब? जब मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए बात कर रहा हूं, तो एन लैम्बडा अपॉन टी प्लस का 1, ठीक है। तो एन 30 है, लैम्बडा कितना है यहां पर देख लो, पहले से देखते हुए चलो 6000, और इसको मैं लिख लेता हूं। तो बेटा म्यू बराबर एन लैम्बडा अपॉन टी प्लस का 1, एन है आपका 30, ये है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 3, थिकनेस थी 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, एक बार चेक कर लो, 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर में थी तो 10 टू द पावर माइनस 2 और आ जाएगा। अब इसको करते हैं जरा सॉल्व, बोलो कैसे करोगे? एक तो पॉइंट हटाओ और एक जीरो और बढ़ा लो। पहले तो इतना छोटा सा काम कर लो, 6 से काटोगे, 6 6 36, 6 से काटोगे तो बेटा ये आएगा 5 और 0, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो -3 और -2 काटोगे तो ये आएगा माइनस का 5, श्योर है? जीरो काटी है बस नेगेटिव में, और 1 2 3 और एक 4 0 ये कट जाएंगी, तो बेटा ये आएगा कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, मतलब 0.5, कुछ कम रह गया। अच्छा +1 नहीं किया मैंने, तो आंसर इज बेटा 1.5, इसका मतलब है इट इज अ ग्लास, इट इज अ ग्लास। सो मेरा आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं, फाइनल आंसर मेरे पास सॉल्व करके आया है 1.5, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ये इस प्रकार से मैंने सारी वैरायटी के जितने मैक्सिमम पॉसिबल वैरायटीज थी यहां पर, मालूस लॉ वाला बेटा मैंने हैंड टू हैंड न्यूमेरिकल करा दिया था, इसलिए मैंने यहां पर मालूस लॉ का न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिया है। वैसे मेरे पास में जहां तक मैंने इंटेंसिटी वाला एक सवाल और लिया था, हालांकि इंटेंसिटी के सवाल में आपको पहले करवा चुका था, तो मैं नहीं भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी। Young's experiment, the ratio of intensity at the maxima and minima of the interference pattern is 25/9. What will be the ratio of width of the, अच्छा width of the two slits? तो देखो क्या होता है कि आप यदि देखोगे तो I max अपॉन I minima का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ I1 अपॉन I2 माइनस का 1, क्लियर है। और इसका पूरे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अच्छा हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां पर मैं एम्पलीट्यूड का यदि स्क्वायर लिख देता हूं तो इससे मेरे को एक फायदा मिल जाएगा सीधा सीधा, वो क्या है कि मुझे ये मिल जाएगा A1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस का 1, और पूरे का है ये स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। मैं यहां पर मान रहा हूं लेट से अजम्पशन कि भैया जो A1 अपॉन A2 है, जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है, इसे मैं R मान लेता हूं, तो मतलब ये डेटा मेरे पास आ जाएगा R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का स्क्वायर, और बेटा ये डेटा गिवन है एज पर द क्वेश्चन 25/9, ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ, यदि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट लूंगा सीधा सीधा, तो मैं लूंगा तो ये आएगा R प्लस 1 अपॉन R माइनस का 1 बराबर 5/3। सो यहां से देखो 3R प्लस का 3 बराबर 5R माइनस का 5, तो बेटा ये आएगा 2R बराबर 5 और 3 8, सो R बराबर आएगा 4, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब A1 अपॉन A2 जो है वो है मेरे पास में 4। अब सवाल में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। अब क्या होता है, जो विड्थ के साथ में एम्पलीट्यूड का फिर से एक रिलेशन है, और वो है एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यदि मैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट होता है, ये याद होना चाहिए। इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली ऐसे प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका जब मैं रेशियो लूंगा तो आंसर विल बी 16/1 एंड प्रोपोर्शनल टू विड्थ, तो विड्थ का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 16/1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने क्या बोला, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। तो इसलिए मैंने एम्पलीट्यूड का जो रेशियो आया उसका मैंने स्क्वायर किया, तो आंसर इज 16/1 एंड 16/1 इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, मतलब 16/1 इज द रेशियो ऑफ विड्थ का आंसर। क्लियर है? सवाल में कोई ऐसा बहुत हाई फंडू चीजें नहीं है, लेकिन हाँ छोटे छोटे से सवाल हैं, ये ऐसे टाइप के वैरायटी के सवाल बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। कई बार ये एम्पलीट्यूड का रेशियो पे ही सवाल होता तो आंसर विल बी 4/1, ठीक है। और इंटेंसिटी का रेशियो पे सवाल होता तो भैया आपको इसको और सॉल्व करना पड़ता, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। तो कैसा भी यदि एग्जामिनर सवाल दे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सो इतने जो, देखो मुझे लगता है मैंने लगभग आपको 10 से 12 सवाल कम से कम करवाए होंगे इस सवा घंटे के लेक्चर में। कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। 15 हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम कितने मैंने क्वेश्चन करवाए, लेकिन हमने लगभग हर वैरायटी को टच करने की कोशिश की है जो वेव ऑप्टिक्स में बन सकती हैं, ठीक है। और इन सवालों से के बाद में बस आपको यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मैं जानता हूं बुकलेट अभी तक आप लोगों के पास में नहीं पहुंचे, बेटा काम चल रहा है और कंसिस्टेंट वी आर वर्किंग वेरी फास्ट एंड वेरी हार्ड टू डिलीवर द बुकलेट टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आने के एक दिन बाद में कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आपको बुकलेट प्रोवाइड कर दूं एनी हाउ, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बुकलेट, ठीक है, श्योर, ओके। सो ये कुछ बातें थी। सो इसी के साथ में हम लोग हमारे क्लास 12th का एक और चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, देखो मेरा जनरल टेंडेंसी है कि मैं हर साल वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स को लास्ट में ही कवर करता हूं, एज पर सीक्वेंस नहीं चलता हूं, वैसे चलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सो यहां पर क्लास 12th का पोर्शन भी आपका वैसे देखा जाए तो समाप्त हो रहा है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर्स के दरमियान। सो तब तक के लिए